हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम पाइलो टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पाइलो टेस्ट का जैसे आपको नाम बता रहा है, एक्चुअल में फील्ड पे पाइल को ले जाकर हम टेस्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, एक इंस्टीट्यू टेस्ट। इंस्टीट्यू मतलब एक्चुअली फील्ड पे टेस्ट किया जा रहा है ये, राइट। एक्चुअली फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए ही टेस्ट किया जा रहा है ये, ठीक है। अब चाहे ये पाइलो टेस्ट हो या और कोई इन सीटू टेस्ट हो, मतलब जो साइट पे एक्चुअली किया जा रहा है, वो हम प्रेफर करते हैं कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, राइट। मतलब ग्रेवल और सैंड के लिए, जो ग्रेनुलर सॉइल्स होते हैं हमारे, राइट, उनके लिए प्रेफर करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम इन कोहेजनलेस सॉइल्स को लैब में लेके जाएंगे तो एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या है उसको मैं आपको बताऊं, उसकी बजाय आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए। आपको खुद ब खुद वो दिक्कत पता लग जाएगी। आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, आप रेगिस्तान के बीच में खड़े हो, ठीक है। वहां से आप तेज हवाएं चल रही है, तो ऑफ कोर्स जो सैंड है वो डिस्प्लेस हो रही है, चल रही है, ओके, मतलब दैट्स ओके। अब वहां से ना आप सैंड को लेके जाने लग गए, आपने अपने बैग में, अपने किसी भी चीज में जिसमें आपने लैब में लेके जाना है सैंड को, आप सैंड को पुट करने लग गए उस बैग में, लैब में आप लेके जाने लग गए। अगर किसी डेप्थ पे लेके जाना है, ओके, उस डेप्थ पे ले जाके आप सैंपल में आपने अपनी सैंड भर ली और लैब में लेके जाने लग गए, ओके। इससे आपके दिमाग में एक आपको दिक्कत विजुअलाइज हो पा रही है? क्या दिक्कत है? हो पा रही है विजुअलाइज? बिल्कुल हो पा रही होगी। कौन सी? कि जब हम ऐसे सैंड को लेके जाएंगे तो हो सकता है कि कलेक्ट करते वक्त फिर भी थोड़ा बहुत हम ध्यान रख लें, पर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आएगी। वैसे तो जब कलेक्ट करेंगे तब भी आएगी, पर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। उसकी जो नेचुरल ओरिएंटेशन है वो ही बदल जाएगी। तो एक्चुअली फील्ड पे जैसे वो बिहेव करेगी, लैब में डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। तो लैब में टेस्ट करने का फायदा ही क्या हुआ? हाँ, जो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज हैं जो एक ग्रेन पे डिपेंड कर रही हैं, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर वो प्रॉपर्टीज जो सॉइल एज ए बल्क पे डिपेंड कर रही हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उन पे, जैसे परमेबिलिटी होगी, राइट। और भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉइल एज बल्क पे डिपेंड कर रही हैं, जैसे बेरिंग कैपेसिटी होगी, वो सॉइल एज ए बल्क पे डिपेंड कर रही हैं, उनमें इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने सॉइल की जो नेचुरल स्टेट थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उनमें मतलब हम प्रेफर नहीं करते जो लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट हम सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने के लिए ही यूज करते हैं फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। पर अगर आपको सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज जो हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में ज्यादा यूजफुल होती हैं उनको डिटरमिन करना है, तो आपको इन सिटू टेस्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, कोहेजनलेस सॉइल्स मतलब जो हमारे ग्रेनुलर सॉइल, उनके लिए तो आपको, इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, कोहेजनलेस सॉइल्स, इनके लिए आपको इन सीटू टेस्ट जो होंगे वो आप प्रेफर करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनको डिटरमिन करना है, देन इट्स फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हमको ज्यादा सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज काम आती है, जो सॉइल एज ए बल्क पे डिपेंड करे, उनमें वो काम नहीं आते लैब टेस्ट। उनमें तो हम इन सीटू टेस्ट ही करते हैं, राइट। तो कोहेजनलेस सॉइल में हम इन सीटू टेस्ट इनको प्रेफर करते हैं। कोहेजिव सॉइल में इन सीटू टेस्ट को प्रेफर करेंगे?
इसके लिए मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूं, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या कोहेसिव सॉइल के लिए हम इन सिटू टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो क्या प्रेफर करेंगे उनमें। कोहेसिव सॉइल के लिए आप इमेजिन करिए कि आप पाइल को गाड़ने लग गए, राइट, पाइल को आप सॉइल में गाड़ने लग गए तो क्या होगा, सॉइल डिस्टर्ब होगी। क्ले, कोहेसिव सॉइल मतलब मेनली क्ले की बात हो रही है, क्ले की रीमोल्डिंग स्टार्ट हो गई। जब आपने डिस्टर्ब करना शुरू किया इस सॉइल को तो रीमोल्डिंग शुरू हो गई क्ले की। जो ज्यादा सेंसिटिव होगी वो ज्यादा रीमोल्ड होगी, और रीमोल्डिंग से आपको पता है स्ट्रेंथ में कमी आएगी। एक्चुअली में बाद में तो सॉइल को जब हमने सॉइल में एक्चुअली में पाइल्स को गाड़ना है और जो भी करना है, तब तो जो डिस्टर्बेंस आएगी और जो रीमोल्डिंग आएगी, ठीक है। पहले क्यों कर रही है डिस्टर्ब इसको, पहले क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब होगी, तब तो होनी ही होनी है। पहले आप स्ट्रेंथ को क्यों कम कर रहे हैं, अब तो कम से कम आप स्ट्रेंथ को पहले तो पूरी रहने दीजिए ना, फिर कम होगी उसके बाद और कम कर रहे हैं, ये क्या बात बनी। नहीं यार, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर से और आप एक चीज देखिए कि आप इसके ऊपर जब आपने पाइल आप मान लीजिए आपने ठान लिया कि मैंने टेस्ट करना ही करना है इस पे, ठीक है, तो आपने पाइल को इसमें गाड़ दिया, ठीक है। अब आपको देखना कि इसकी सेटलमेंट कितनी है। अब सेटलमेंट को अगर एक्यूरेटली आपको फील्ड टेस्ट के द्वारा पता करना है क्ले सॉइल्स में, तो आपको सालों लग जाएंगे, इन ईयर्स इट विल बी वेटिंग पीरियड। तो आप सिर्फ इसीलिए कि सेटलमेंट का पता लगा सको आप सालों वेट करोगे, आप सालों अपने प्रोजेक्ट को डिले करोगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको टेस्ट करके यह पता करना था कि हमारी सेटलमेंट कितनी आ रही है। नहीं, तो आप डिले कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हो, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो, राइट। आपको इकोनॉमिकल साइड को भी देखना पड़ेगा। तो इसमें फिर करें क्या, कंसोलिडेशन टेस्ट हमने पढ़े हैं ना, जो वो इसीलिए पढ़े हैं, जो लैब टेस्ट पढ़े हैं हमने, राइट। टेलर्स मेथड है हमारे पास, कैसे ग्रांडेज लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड है, टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है। इन टेस्ट से हम लैब में कोहेसिव सॉइल को ले जाके जो एक्चुअल फील्ड में सालों में पता लगना था, वो हम लैब में दिनों में पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास कोहेसिव सॉइल है ना, तो आप लैब टेस्ट को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि कोहेसिव सॉइल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए तो कोहेसिव सॉइल हमने उनका नाम रखा है कोहिजन, एक दूसरे के साथ जुड़े होने की प्रॉपर्टी, जुड़े हुए हैं वो। हम उनको लैब में ले जा सकते हैं अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, राइट। अनडिस्टर्ब्ड या ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में, राइट। हम उसको लैब में लेके जा सकते हैं, कोई इतनी हमको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कोहिजन सॉइल्स में हो रही थी, उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो लैब में हम उनको ले जाके लैब में टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोहेसिव सॉइल्स है उनके लिए हम लैब टेस्ट को प्रेफर करते हैं। फॉर कोहेसिव सॉइल्स वी प्रेफर लैब टेस्ट। ये सिर्फ पाइल की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल सॉइल की अगर मैं बात करूं ना, तो जो भी हमारे कोहेजन सॉइल है उनमें हम इन सिटू टेस्ट परफॉर्म करेंगे और प्रेफर ये करेंगे, कर सकते हैं जैसे कोहेजन सॉइल्स में भी हम लैब टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ऐसे कोहेसिव सॉइल में हम फील्ड टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पर प्रेफर कोहेजन सॉइल में इन सिटू टेस्ट करते हैं, मतलब फील्ड टेस्ट, और कोहेसिव सॉइल में लैब टेस्ट को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पाइलो टेस्ट हमारे जो होते हैं ये कितने कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि कोहेजन सॉइल और कोहेसिव सॉइल में हम कौन कौन से टेस्ट को प्रेफर करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि पाइलो टेस्ट जो हमारे होते हैं ये होते कितने तरह के हैं। ये ब्रॉडली 3 तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज वर्टिकल लोड टेस्ट,
वर्टिकल लोड टेस्ट। ये किसके लिए होता है? जो हमारी नॉर्मल पाइल्स जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सारा कुछ जो स्ट्रेटेजी एनालिटिकल मेथड से हमने अपनी पाइल को डिजाइन की है, जो भी उसके लिए निकाला है, वो सारा वर्टिकल लोड टेस्ट जिसमें पाइल कंप्रेशन में है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने सारी अपनी जो इक्वेशंस है और जो भी पढ़ा है, हमने वर्टिकल लोड टेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है ज्यादातर। ठीक है। सेकंड कैटेगरीज लेटरल लोड टेस्ट। लेटरल लोड टेस्ट ये किसके लिए? ये इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, लेटरल लोड क्या होता है? ये मेरी पाइल है, इस पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो, इसको मैं क्या कहूंगा? लेटरल लोड टेस्ट। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने एक्चुअली अपने ऑफिस में देखा कि सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ऐश डाइक एरिया होता है एक, राइट? हर थर्मल पावर प्लांट में एक ऐश डाइक एरिया होता है। उस ऐश डाइक एरिया में सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट्स में क्या होगा? जो सोलर पैनल लग रहे हैं उन पे एक विंड लोड लगेगा। ठीक, काफी स्ट्रेच में लग रहे हैं, विंड लोड लगेगा, एक ही विंड लोड लग रहा है। इस विंड लोड को ध्यान में रखते हुए हम इन सोलर पैनल्स के नीचे पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेक्स जो होती है ना, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी होती नहीं, तो इसलिए एक अच्छी फाउंडेशन जैसे कि पाइल फाउंडेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि सोलर पैनल्स पे जो हॉरिजॉन्टल लोड है, विंड लोड लगेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लेटरली जो लोड लगेगा पाइल्स पे, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए हम वैसे ही अपनी पाइल्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो एक लेटरल लोड टेस्ट उन पाइल्स पे जिन पे एक लेटरल लोड लगेगा, तो वो टेस्ट हम करते हैं उन पे, राइट, फॉर हॉरिजॉन्टल लोड। दिस इज डन फॉर हॉरिजॉन्टल या लेटरल लोड। लिखने को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड लिख सकता था, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी टेक्निकल भाषाओं से भी आपको रूबरू कराऊं। ठीक है, ताकि अगर पेपर में कुछ टेक्निकल वर्डिंग आ गई तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं टेक्निकल वर्डिंग लिख दूंगा, आपको बता दूंगा इस टेक्निकल जो वर्ड में लिखा, टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है। इससे क्या होगा? आप टेक्निकल भाषा से भी रूबरू होगे, आसान भाषा में आपको चीज भी पता लग गई, राइट। दिस इज लेटरल फॉर लेटरल लोड्स, फॉर लेटरल लोड्स। अब थर्ड कैटेगरी इज टेंशन टेस्ट। थर्ड कैटेगरी इज टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट किसके लिए होंगे? जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन कराया था ना, पिछले लेक्चर में कराया था मैंने आपको क्वेश्चन, फॉर शायद उससे भी पिछले लेक्चर में, जो मेरा अंडरयून पाइज पे लेक्चर है, उस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था कि अपलिफ्ट जब फोर्स लगेगी तब एक टेंशन जनरेट होगी। उस टेंशन को रेस्ट करने के लिए एक स्किन फ्रिक्शन, एक एंड बेयरिंग एट अंडरयून पोर्शन और एक वेट ऑफ पाइल, ये तीनों फोर्सेस हमारी मदद करेंगी। ठीक है। तो जब आप एक अपलिफ्ट जो लोड लगेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए आप ये देख रहे हो कि कितनी आपको उसका लोड की जरूरत पड़ेगी, राइट, एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, एक अपलिफ्ट लोड आपका जो भी लगेगा उसको ध्यान में रखते हुए, तो दैट इज टेंशन टेस्ट, राइट, फॉर अपलिफ्ट लोड्स। दिस इज फॉर अपलिफ्ट लोड्स, राइट। अब हम इस पाइल लोड टेस्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अब जो हमने टेस्ट पढ़े उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल टेस्ट, सेकंड इज रूटीन टेस्ट। जो इनिशियल टेस्ट है वो टेस्ट पाइल्स पे किए जाते हैं और जो रूटीन टेस्ट है वो वर्किंग पाइल पे किए जाते हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा, जो रूटीन टेस्ट वर्किंग पाइल पे किए जाते हैं वो हम एक्चुअल अपनी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो हमारी पाइल्स एक्चुअली लोड कैरी करेंगी उन पे एक हद तक लोड को लगाते हैं और उन पाइल्स को हम कह देते हैं वर्किंग पाइल्स, और ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं रूटीन टेस्ट। इनमें हम हमारे जो पाइल्स होते हैं उनको बिल्कुल फेलियर तक नहीं लेके जाते। कहां तक लेके जाते हैं ये मैं आपको टेस्ट पाइल की डेफिनेशन बताता हूं। अकॉर्डिंग टू IS 2911 पार्ट 3,
टेस्ट फाइल की हो सकता है पहले आपने ये डेफिनेशन या उसके बारे में ये आपको किसी ने बताया हो कि जो टेस्ट फाइल होती है वो तो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, हमारे जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, और उनमें जो टेस्ट फाइल होती है वो एक डिस्ट्रक्टिव होती है। ये ओके, ये हो सकता है कि जो इनिशियल टेस्ट है वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो, ओके, कि इनिशियल टेस्ट टेस्ट फाइल पे किया जा रहा है और टेस्ट, और उस केस में हमारी जो फाइल है वो डिस्ट्रक्टिव है, ओके, वो केस ठीक है। पर ये कह देना कि हमारी जो टेस्ट फाइल है वो एक डिस्ट्रक्टिव फाइल ही होती है, ये गलत है। हाँ, जो वर्किंग फाइल है वो तो बाद में काम करेगी ही करेगी, ये पक्का है, पर टेस्ट फाइल हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगी ये जरूरी नहीं है। कब होगी? जब उसको बिल्कुल फेलियर तक लेके जा ही रहे हैं हम। पर टेस्ट फाइल वर्किंग फाइल का काम भी कर सकती है। मतलब ये कि हमने जब टेस्ट फाइल पे अपना टेस्ट कंडक्ट किया तब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बाद में भी वो एक्चुअली में जो लोड होगा हमारे स्ट्रक्चर पे उसको लोड कैरी करने में हमारी मदद करेगी, उसको हम कंसिडर करेंगे डिजाइन। कब? ये हम डेफिनेशन को देखते हैं जो IS 2911 पार्ट 3 में गिवन है। क्या? कि टेस्ट फाइल की ये डेफिनेशन है, ए फाइल विच इज सिलेक्टेड फॉर लोड टेस्टिंग एंड विच इज सब्सिक्वेंटली लोडेड फॉर दैट पर्पस। ये है मेन टेस्ट फाइल का मेन, ये है कि जो विच इज सिलेक्टेड फॉर लोड टेस्टिंग एंड विच इज सब्सिक्वेंटली लोडेड फॉर दैट पर्पस। मतलब जो लोड टेस्टिंग के लिए हमको यूज करते हैं उसको हम टेस्ट फाइल कह देते हैं, सिंपल है। पर उसके बाद इस बात का जिक्र किया है, इस बात को क्लैरिफाई किया है IS 2911 पार्ट 3 ने कि जो टेस्ट फाइल होती है ना, दिस मे फॉर्म अ वर्किंग फाइल, कर सकती है वर्किंग फाइल इटसेल्फ इफ सब्जेक्टेड टू रूटीन लोड टेस्ट with up to 1.5 times the safe load in case of compression test। कि जो हमने कंप्रेशन टेस्ट पहले पढ़ा है, राइट, कि जिसमें ऊपर से एक कंप्रेसिव लोड लग रहा होता है जिसके लिए हमने एंड बेयरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकाली थी, राइट, बाय स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड्स। अगर आप उस कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहे हो उसमें जो टेस्ट फाइल है ये वर्किंग फाइल का काम कर सकती है, पर कंडीशन क्या है कि उस पे जो लोड है वो 1.5 टाइम्स तक ही लगा होना चाहिए। अगर आप अपनी टेस्ट फाइल पे 1.5 टाइम्स तक लोड लगा रहे हो फिर वो टेस्ट फाइल वर्किंग फाइल का काम भी करेगी, राइट। ये जरूर है कि जो इनिशियल टेस्ट है वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं हमारे, वो मैं मानता हूं, और जो रूटीन टेस्ट है ये तो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि रूटीन टेस्ट जो होते हैं वो वर्किंग फाइल पे किए जाते हैं, और वर्किंग फाइल एक्चुअली जो हमारा लोड लगेगा स्ट्रक्चर का लोड लगेगा फाइल के ऊपर, उसमें हम इस फाइल को कंसिडर करेंगे अपने डिजाइन में, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। पर ये कहना कि टेस्ट फाइल हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है ये गलत है। हाँ, इनिशियल टेस्ट जिस फाइल पे किए जाएंगे वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होंगे, वो बात सही है, पर टेस्ट फाइल हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है ये गलत है। टेस्ट फाइल वर्किंग फाइल का काम कर सकती है कब? जब कंप्रेसिव के केस में, जब ऊपर से कंप्रेशन लग रहा है तब आप अपनी फाइल को 1.5 टाइम्स सेफ लोड तक लेके जा रहे हो, देन इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ वर्किंग फाइल, राइट, कंप्रेशन के केस में। पर अगर अपलिफ्ट या लेटरल लोड लग रहे हैं देन अब आप अपनी फाइल को क्यू सेफ तक ही लेके जा सकते हो, राइट। अगर अपलिफ्ट और लेटरल थ्रस्ट, क्योंकि हमने तीन टेस्ट पढ़े थे, हमने जो वर्टिकल लोड टेस्ट उसकी हमने बात कर ली कि उसमें आपको 1.5 टाइम्स तक ही लोड को लेके जाने की इजाजत है। पर जो दूसरे दो टेस्ट पढ़े हमने, लेटरल लोड टेस्ट और अपलिफ्ट, जो अपलिफ्ट है, राइट, फॉर टेंशन टेस्ट जिसमें अपलिफ्ट लोड लग रहे हैं, उनमें आपको 1.5 टाइम्स तक ले जाने की इजाजत नहीं है आपको, उसमें आप क्यू सेफ तक ही लोड को लेके जा सकते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ क्यू सेफ तक ही अपने लोड को लेके गए हो फिर जो आपकी टेस्ट फाइल है वो वर्किंग फाइल का काम भी करेगी, ठीक है, उस केस में आप कह सकते हो। पर उससे अगर आप ऊपर लेके गए हो ना, उसके बाद तो आपको अपना टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट घोषित करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको डिस्ट्रक्शन तक लेके गए हो या नहीं, ठीक है, आप उसको एंड तक लेके गए हो या नहीं उसमें मैटर नहीं करता। अगर आपने कंप्रेशन के केस में 1.5 टाइम्स क्यू सेफ से ज्यादा ले गए लोड
तो फिर आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही मानोगे। अगर अपलिफ्ट और लेटरल लोड टेस्ट के केस में आप क्यू सेव से ज्यादा ले गए, तब आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट घोषित करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये है इनिशियल टेस्ट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, पर टेस्ट फाइल ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव नो, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपने लोड किस हद तक लेके गए हो आप अपने लोड को, राइट, उस पे। नाउ अब अगर मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड दिस इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट। कौन सा? पाइल लोड टेस्ट, क्योंकि ये एक इन सीटू टेस्ट है। इन सीटू साइट पे पाइल पे लोड लगा के हम देख रहे हैं कि पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसीलिए आईएस कोड ने इसको मोस्ट रिलायबल टेस्ट का नाम दिया है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट का दर्जा दिया है, ठीक है। वो बात ऑफ कोर्स है कि ग्रैनुलर सॉइल के लिए हम ज्यादातर इन सीटू टेस्ट प्रेफर करते हैं, और जो कोहेसिव सॉइल होते हैं उसके लिए हम लैब टेस्ट को प्रेफर करते हैं। पर क्योंकि आईएस कोड में ये एक स्टेटमेंट गिवन है, तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू शीयर क्राइटेरिया लोड कैरिंग कैपेसिटी हमको कैसे डिटरमिन करनी है, तो वो हम डिटरमिन करेंगे लोड सेटलमेंट कर्व बना के। किसकी? उस पाइल की जिसकी हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन करनी है बाय पाइल लोड टेस्ट, ठीक है। तो उसकी हम क्या करेंगे, हम जैक लगाएंगे पाइल को हमने जमीन में गाड़ दिया, ओके। उसी प्रोसेस से हमको पाइल को घुसाना जमीन में, जिस प्रोसेस में एक्चुअली जब आप उस पे लोड लगाओगे एक्चुअल लोड उस पे लगेंगे, बिल्डिंग या जो भी बनाना है वो बनाने के बाद उसी प्रोसेस से आपको पाइल इंस्टॉल करनी है। पाइल इंस्टॉल कर ली, अब आप जैक से, जनरली हाइड्रोलिक जैक इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे आप लोड लगाओगे, ठीक है। लोड लगा के आप लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाओगे, ठीक है। अब जो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व है, जो तो होते हैं थोड़े डेंस सॉइल, उनमें ये देखने को मिलता है कि जैसे शैलो फाउंडेशन के आप बनाते हो ना, इस साइड आप ले लेते हो प्रेशर, इस साइड सेटलमेंट ले लेते हो, वैसे यहाँ पे भी कर्व बनेंगे, राइट। बस अब यहाँ पे हमने प्रेशर की जगह पे लोड लिया हुआ, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के बजाय हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से हमने लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ बनाया हुआ है। नाउ लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ और कर्व फॉर डेंस सॉइल वो मैं बनाने जा रहा हूं। ऐसे 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 कर्व आएगी, और फिर एक ब्रेक गिवन पॉइंट आएगा, एक ब्रेक पॉइंट आएगा, तो उसके बाद ऐसे सेटलमेंट बढ़ती जाएगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं डेंस सॉइल्स की, डेंस सॉइल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट हम प्रेफर करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट टेस्ट होते हैं वो ग्रेनुलर सॉइल के लिए प्रेफर करते हैं, मतलब कोहेजनलेस सॉइल्स। तो ये डेंस सॉइल कह दो या डेंस सैंड कह दो, एक ही बात है, राइट। तो डेंस सॉइल के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, क्या कि मतलब जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो वैसे सेटलमेंट हो रही है, पर बहुत कम सेटलमेंट। हाँ, एक पॉइंट आता है जहां पे ये फेल कर जाता है, इसकी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है, ब्रिटल फेलियर हो जाता है इसमें। उसके बाद ब्रिटल फेलियर के बाद जैसे आपको बताया कंक्रीट की तरह आप इसको सोचने की कोशिश करो। कंक्रीट पहले तो लोड ले रहा है, हाँ एक पॉइंट आ गया, उसके बाद एकदम से ब्रिटल फेलियर। तभी तो हम आरसीसी में स्टील डालते हैं, एकदम से ब्रिटल फेलियर होता है। वैसे इस जो डेंस सॉइल होते हैं ये भी कंक्रीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लोड ले रहे हैं, सेटलमेंट ज्यादा आ नहीं रही, ले रहे, एक पर आ गया पॉइंट, ब्रिटल फेलियर हो गया इसका, उसके बाद इतनी सेटलमेंट, एकदम से सेटलमेंट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। वो मैंने कर्व बनाई है फॉर डेंस सॉइल्स। अब अगर मैं बात करूं कि मेरी जो लूज सॉइल्स होते हैं उसकी कर्व कैसी बनती है, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे कुछ इस तरीके की कर्व सी बनेगी मेरी, राइट। ये मेरी बनेगी फॉर लूज सॉइल्स। इसमें कोई आपको एक ऐसा ब्रिटल फेलियर वाला पॉइंट देखने को नहीं मिलता, प्रोग्रेसिव फेलियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन करनी है, जो तो डेंस सॉइल थे उसमें तो हमें साफ साफ पता चल गया क्या था कि ये दिस इज द पॉइंट, इस पे आके ब्रेकेज हो जाती है, राइट, बॉन्ड जो ब्रेक हो जाते हैं और आपकी जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको साफ साफ नजर आ रही है कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्यू कह दो, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इस पे फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के क्यू सेफ निकालो, क्यू यू, ये क्यू यू आ गया, क्यू यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल के आप क्यू सेफ निकाल लो, ठीक है। वो लोड आप सेफली अप्लाई कर सकते हो। 2.5 to 3 का जनरली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं फॉर पाइल्स, राइट, फॉर पाइल फाउंडेशन। क्यू यू इसमें तो सीधा आ गया, इसमें सीधा नहीं आ रहा यार, इसमें प्रोग्रेसिव फेलियर हो रहा है। अब क्योंकि प्रोग्रेसिव फेलियर हो रहा है तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, जो उसका इनिशियल पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट को हम अप्रोक्सीमेटली एक जो स्ट्रेट लाइन सी बनती है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, थोड़ी टेक्निकल भाषा भी आपको आनी चाहिए, हमारी जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनकी इंटरपोलेट होती है। आप पास इतना डेटा गिवन है, इस इतने डेटा जो आपकी गिवन है ना, इसमें से आप एक चीज उठा रहे हो, ये होता है इंटरपोलेशन। इतना डेटा आपको पता है, इस डेटा के बीच में से आप कुछ उठा रहे हो, इंटरपोलेशन। जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको इंटरपोलेशन करनी सिखाई थी वो क्या थी कि आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दो वैल्यूज के बीच में इंटर, इंटर मतलब इंटर, बीच में, राइट, इंटरपोलेशन दो वैल्यूज के बीच। एक्स्ट्रापोलेशन, ये दो वैल्यूज गिवन है, अब इनके बाहर या तो इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास डेटा दिया है उसके बाहर जाके किसी चीज का पता लगा रहे हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब बाहर, ठीक है, इंटरपोलेशन अंदर, एक्स्ट्रापोलेशन बाहर। अब जो ये वाला लाइन है इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करके इधर इस वाली लाइन को कर लिया। अब फिर जो इधर एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है इसको आप कर लोगे, ठीक है। इन दोनों को आप एक्स्ट्रापोलेट करके कहीं ना कहीं जो इधर, लेट मी सी माय, यस दिस इज माय डस्टर, इसको आपने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है, इसको आपने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है, हाँ कहीं ना कहीं इधर आ गया जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई लाइंस जिनको आपने एक्स्ट्रापोलेट किया था, उससे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगी और जो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है क्यू यू उसको आप डिटरमिन करोगे, दैट इज पाई लोड कैरिंग कैपेसिटी। किसमें? लूज सॉइल में। दिस इज माय लूज सॉइल, ये मेरा एक लूज सॉइल है, ठीक है। लूज सॉइल में आप ऐसे अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी पाई डिटरमिन करोगे, ठीक है। अब जो ये लूज सॉइल है इसमें हमको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, हम जो ये लूज सॉइल होते हैं ना, इसका हम ग्राफ लोड वर्सेस सेटलमेंट में बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये तो आपको क्यों समझ आ गया, ठीक है, ये ग्राफ समझ आ गया आपको। हम अब मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लूज सॉइल की। एक और ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, वो सिर्फ लूज सॉइल के लिए होगा। कौन सा? देखिए, ये तो हमको समझ आ ही गया है, इट इज क्लियर टू अस, इट इज क्लियर। तो अब एक और ग्राफ बनाने जा रहा हूं हमारी एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए लूज सॉइल के केस में। कैसा ग्राफ? देखिए देखिए देखिए, बनाता हूं मैं। हियर ये मेरा आ गया, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। अब जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो मैं लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व थी पहले, अब लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व नहीं, अब मैं बनाऊंगा लॉग ऑफ लोड वर्सेस लॉग ऑफ सेटलमेंट।
पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, वो मेरा ग्राफ था लोड वर्सेस सेटलमेंट। अब मैं बनाऊंगा लॉग ऑफ लोड वर्सेस लॉग ऑफ सेटलमेंट का ग्राफ, लॉग लॉग ग्राफ। किसके लिए? लूज सॉइल के लिए। डेंस सॉइल का तो बड़े ही आराम से पता चल गया। लूज सॉइल में थोड़ी एक्सट्रपलेशन करा करके थोड़ा कुछ करना पड़ रहा था, राइट? तो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? लॉग ऑफ लोड वर्सेस लॉग ऑफ सेटलमेंट का हमने ग्राफ बनाना प्रेफर किया। दिस इज सेटलमेंट ऑफ कोर्स एस, आपको नजर आ रहा होगा अच्छी तरह। तो इसमें क्या करूंगा मैं? सिंपल ग्राफ बनाना, कुछ नहीं, लॉग लॉग ग्राफ है। जब आप इसका लॉग लॉग ग्राफ बनाते हो लूज सॉइल के केस में, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे, फिर एक ऐसे। जो वहां पे आपको एक्स्ट्रापोलेट करके लाइंस बनानी पड़ रही थी और फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन करनी पड़ रही थी, यहां पे आपको सीधा ही दो लाइंस मिल गई, सीधी स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक इनिशियल पार्ट की, एक फाइनल पार्ट की, सीधी दो लाइंस मिल गई। इन दो लाइंस की जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ क्यू यू। लॉग ऑफ क्यों? इधर लॉग लोड लिया है ना हमने, तो यहां पे जो भी पॉइंट आएगा वो लॉग की टर्म्स में आएगा, राइट? तो यहां पे आपको लॉग ऑफ क्यू यू आ गया, लॉग ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसका एंटी लॉग ले लो, 10 रेज़ टू द पावर कर दो, उसको हम एंटी लॉग बोलते हैं, क्योंकि ये लॉग जो है वो बेस 10 पे हमने बनाया ऑफ कोर्स, राइट? अगर नेचुरल लॉग होता तो मैं नेचुरल लॉग लिखता, अगर सीधा लॉग लिख रहा हूं तो आप मान के चलो लॉग बेस 10 नहीं है। नाउ यहां से आप सीधा किसका ग्राफ है ये? किसका है? लूज सॉइल का मैंने ग्राफ बना दिया, ये लूज सॉइल का ग्राफ बनाया, ये सिंपल। इससे सीधा दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करी है लॉग ऑफ क्यू यू आ गया, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी लूज सॉइल कैसे डिटरमिन कर लोगे? लॉग लॉग ग्राफ बना के, ठीक है? तो ऐसे आप जब आप इनिशियल टेस्ट करोगे टेस्ट पाइल पे, तो ऐसे ही आप ग्राफ बना के बड़े ही आसानी से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है? अब आपने ये देख लिया कि शेयर क्राइटेरिया के बेस पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमिन करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा दैट बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, या इसको मैं ऐसे कहूं कि जो सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेस पे हम देखते हैं ना, दैट इज जनरली अलाउबल लोड। क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे हम जो क्यू यू डिटरमिन कर रहे हैं इस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, उसके बेस पे हम क्यू सेफ देखेंगे, राइट? तो जो सेटलमेंट के बेस पे है वो तो डायरेक्टली अलाउबल लोड ही आ जाता होता है, ठीक है? तो अलाउबल लोड वहां से आ गया, यहां से आपके पास क्यू सेफ आ जाएगा। तो क्यू सेफ और क्यू अलाउबल में से जो भी मिनिमम है वो आप लगा सकते हो अपनी पाइल के ऊपर लोड, जैसे कि हम दूसरे केसेस में करते हैं वैसे ही पाइल के केस में करेंगे। तो यहां से आप क्यू सेफ निकाल लोगे, लिख लेता हूँ, राइट? लिख देता हूँ, नो वरीज। क्यू सेफ क्यू यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लगा दोगे, जो भी आपको पेपर में गिवन होगा, ठीक है? आपको अपनी तरफ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं मानना, हाँ ईएससी मेंस में आपको मानना पड़ सकता है, उसमें डिजाइन डेटा भी आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, पर यहाँ पे गेट या ईएससी प्री के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया होगा, या और भी जो भी पेपर्स होंगे, ठीक है? ईएससी मेंस को एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिविल सर्विसेज के मेंस या ईएससी के मेंस, उनको एक्सक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन होगा। अगर मैं डिजाइन डेटा की बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरल 2.5 to 3 लिया जाता है, ठीक है? तो ऐसे आप क्यू सेफ कैलकुलेट कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अब हम बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया हमारी जो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसकी बात करने जा रहे हैं, राइट? नाउ अब अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर आपने अलाउबल लोड निकालना है बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया तो वो 3 क्लॉजेज है। इन 3 क्लॉजेज के हिसाब से आप जो आपका अलाउबल लोड होगा वो निकालना। इन तीनों के हिसाब से जो आपका इन तीनों में से मिनिमम अलाउबल लोड आ जाएगा उसको आप कहना कि ये हमारा अलाउबल लोड है। कौन कौन से ये 3 क्लॉजेज है, फिर से ये मैथ में आपको रिपीट करूंगा और सारा प्रोसेस समझाऊंगा, पर पहले इन 3 क्लॉजेज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्लॉज वो ये कहता है कि अलाउबल लोड अगर आपको निकालना है बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया, वो आपको निकालना अलाउबल लोड दैट विल बी ऑन पाइल may be taken as 50% of ultimate load at which total settlement is 10% of its dia। मतलब ये बना
कि पाइल का डायमीटर आपको पता है ना, ठीक है पता है, पाइल का डायमीटर आपको पता है, उसका आप 10% ले लीजिए, 10% ऑफ इट्स डाया, 10% ले लीजिए, ठीक है। पाइल का डाया लेट्स से 500 mm, 10% उसका हो गया 50 mm, ठीक है ना। अब उस 50 mm के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिएगा कि आपका अल्टीमेट लोड कितना आ रहा है। ग्राफ आपने बनाया हुआ है लोड वर्सेस सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग आप लोड देख सकते हो वहां पे, राइट। तो अल्टीमेट लोड देख लिया आपने, उसका आप ले लीजिए 50%, वो आपका होगा अलाउबल लोड, ठीक है, समझ लग गई ना। पाइल का जो भी डायमीटर है, जो भी पाइल का डायमीटर है, उसका आप 10% ले लीजिए, ठीक है, 10% ले लिया। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई, अब जो आपके पास वैल्यू आ गई, मान लीजिए 300 mm था मेरा, राइट, कोई रियलिस्टिक अगर मैं लूं 300 mm मेरा पाइल का डायमीटर, 300 mm का मैंने क्या किया, 10% ले लिया, कितना आ गया, 30 mm आ गया, 300 mm का 30 mm। अब इस 30 mm के कॉरस्पॉन्डिंग 30 mm सेटलमेंट मैंने अपने दिमाग में कर लिया, ओके, नोट कर लिया 30 mm सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखा कि लोड कितना है, लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ से लोड देख लिया। अब इस लोड का मैंने लेना है 50%, ठीक है, ये मेरा होगा अलाउबल लोड, राइट। दिस इज फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कर लिया, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अलाउबल लोड मे बी ऑन पाइल मे बी टेकन एज 2/3 of ultimate load at which total settlement is 12 mm। टोटल सेटलमेंट 12 mm आपके पास है, ठीक है, सेटलमेंट 12 mm, उस 12 mm सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए लोड कितना है, लोड देख लिया। अब इस लोड का आप ले लीजिए 2/3 ले लीजिए, 2/3 ले लिया। अब ये आपका होगा अलाउबल लोड, ये आपकी सेकंड क्लॉज है, सेकंड पॉइंट है आपका, राइट, फॉर कैलकुलेटिंग अलाउबल लोड। फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, सेकंड भी कर लिया, सेटलमेंट 12 mm, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड देख लिया, लोड सेटलमेंट कर्व से लोड देख लिया। इस लोड का आप ले लीजिए 2/3, 66.67%, अगर मैं परसेंटेज की टर्म में बात करूं, 2/3 ले लीजिए, ये आपका होगा अलाउबल लोड। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अलाउबल लोड ऑन पाइल में सेम है, जो सेकंड पॉइंट है ना बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्या वो डिफरेंस देखिए, allowable load on pile may be taken as 2/3 of ultimate load at which total 2/3 of ultimate load 2/3 of ultimate load at which total settlement at which यहाँ पे बाई चांस मेरे से लिखा गया at which यहाँ पे होता है net plastic settlement, let me correct it, at which net plastic सेटलमेंट ये आएगा यहाँ पे। सेकंड पॉइंट की सिमिलर है ये, एट विच यहाँ पे था एट विच 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड, एट विच 2/3, एट विच यहाँ पे था टोटल सेटलमेंट, यहाँ पे है नेट प्लास्टिक सेटलमेंट, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसमें तो आपने टोटल सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देख लिया था कि कितना लोड है, यहाँ पे आपको देखना है नेट प्लास्टिक सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लोड है। पर पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये प्लास्टिक सेटलमेंट जिसकी बात की जा रही है ये होती क्या है, नेट प्लास्टिक सेटलमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिक, जब भी हम प्लास्टिक की बात करेंगे तब एक और टर्म जो हमारे दिमाग में आएगी वो क्या होगी, इलास्टिक, राइट। प्लास्टिक और इलास्टिक ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इलास्टिक मतलब जो रिबाउंड हो जाए, जो अपनी जगह पे वापस आ जाए, वो हम कहते हैं इलास्टिक, राइट। तो इलास्टिक सेटलमेंट हम किस चीज को मान के चलते हैं, मान लीजिए मैं पाइल को हैमर के साथ ड्राइव कर रहा हूं, ये मेरी पाइल है, दिस इज माय पाइल, इसको मैं हैमर से ड्राइव कर रहा हूं अपने सॉइल में, हैमर लगा के, हैमर। अब जब भी मैंने इसको हैमर के साथ स्ट्राइक किया, थोड़ी ये गई अंदर, अब मैंने हैमर को उठाया तो क्या होगा, ये थोड़ी सी रीबाउंड करेगी। जितनी भी ये रीबाउंड करी, ये कौन सी सेटलमेंट थी, टोटल ये सेटलमेंट होगी। टोटल सेटलमेंट का एक हिस्सा था इलास्टिक सेटलमेंट, एक हिस्सा था प्लास्टिक सेटलमेंट। जो ये रीबाउंड कर गई ना, ये इलास्टिक सेटलमेंट थी, जो पहले आपकी तरह से टोटल सेटलमेंट की फॉर्म में आपको दिखी, पर जैसे ही आपने लोड उठाया फाइल वापस अपनी जगह पे आ गई। ये है इलास्टिक सेटलमेंट का हिस्सा।
अब जैसे पाइल अपनी जगह पे वापस जा रही है वैसे सॉइल भी रीबाउंड होती है। तो इसकी जो ये पाइल वापस आई है और जो सॉइल वापस आई है, इन दोनों को हम कहते हैं टोटल इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, अब जो ये टोटल इलास्टिक सेटलमेंट मैंने आपको बताई है ना, इसको आप माइनस कर देना किसमें से, टोटल सेटलमेंट में से। टोटल सेटलमेंट आपको पता है, ठीक है, इलास्टिक सेटलमेंट आपको पता चल गई, तो नेट प्लास्टिक सेटलमेंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपने नेट प्लास्टिक सेटलमेंट कैलकुलेट कर ली, ठीक है, तो अब आप देखिएगा जो लोड सेटलमेंट कर्व है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेट प्लास्टिक सेटलमेंट आपके पास आ गई। अब आपको लोड सेटलमेंट कर्व पे दोबारा जाना है। अब उससे आपको देखना है कि नेट प्लास्टिक सेटलमेंट जो 6 mm है, ठीक है, उस प्लास्टिक सेटलमेंट नेट प्लास्टिक सेटलमेंट कौन सी, 6 mm। अब इस 6 mm की सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी नेट प्लास्टिक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि अल्टीमेट लोड कितना आ रहा है फ्रॉम लोड सेटलमेंट कर्व देख के उसका हम ले लेंगे 2/3 ले लिया। अब जो वो 2/3 ले लिया ना, वो आपका आ जाएगा अलाउबल लोड। सेकंड पॉइंट, जैसा है तो समझने में आसानी होगी, पर है ये डिफरेंट। सिमिलर है तो समझने में आसानी होगी, पर है ये बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में क्या था कि आपकी टोटल सेटलमेंट 12 mm थी, राइट। उस 12 mm सेटलमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देख लिया था लोड कितना है, उस लोड का आपने 2/3 ले लिया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपकी नेट प्लास्टिक सेटलमेंट 6 mm जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए कि लोड कितना है, उस लोड का आप 2/3 ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा अलाउबल लोड। ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, ये थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने इनका मतलब आपको समझा दिया, अब आपको ये याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर डेफिनेटली कुछ बार पढ़ के आपको कुछ बार पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। ये ऐसे नहीं कि मैंने एक बार समझा दिया तो समझा दिया, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछ ली जाती है, पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो 3 क्लॉजेज है, ठीक है, अब इन तीनों क्लॉजेज के बेस पे आपने अलाउबल लोड निकाल लिया ना। अलाउबल लोड जो इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे आपने निकाल लिया, इन तीनों का जो मिनिमम होगा वो आपका होगा असली अलाउबल लोड। ठीक है, तो वो क्योंकि हमने हमेशा उस तरफ इंक्लाइंड जाना होता है जहां पे हम सेफ है। अब लोड का मिनिमम ले लेंगे, फिर कह देंगे कि आप इस पे लगा दो तो हम सेफ होंगे। अगर इनमें से ज्यादा वाला उठा लिया तो उस पे तो हम सेफ हो जाएंगे उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। मान लीजिए सेकंड वाला मैक्सिमम आ रहा है, तो सेकंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोड है उसको मैंने कह दिया वो आप लगा दो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आप सेफ हो गए। पर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में उसमें आप फेल हो गए, राइट। हमने हमेशा देखनी होती है कि हमारी सेफ्टी किस तरफ है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आप अलाउबल लोड ले लोगे। ठीक है, अलाउबल लोड आपके पास आ गया। अब इस अलाउबल, अब आपके पास पहले क्यू सेफ आ गया बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया, अलाउबल लोड आ गया बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। अब इन दोनों का आप मिनिमम ले लेना। ठीक है, ये लोड होगा जो आप फाइनली अपने डिजाइन में बताओगे कि ये लोड आप सेफली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे आप ज्यादा लोड मत लगाना। ठीक है, अलाउबल लोड आप इसको एक्चुअली नाम दे सकते हो। ठीक है, जब आप फाइनली अपने डिजाइन में लिखोगे एंड में, राइट, आप मान लीजिए किसी फर्म के लिए डिजाइन कर रहे हो, एंड में आप लिखोगे कि यार ओके बेस्ड ऑन शेयर क्राइटेरिया सेटलमेंट क्राइटेरिया अलाउबल लोड जो हमने दोनों के बेसिस पे निकाला वो ये है। ठीक है, वो क्या होगा, जो क्यू सेफ और क्यू अलाउबल है इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो लोड आप कह दोगे कि इससे ऊपर आप अपनी पाइल पे लोड मत लगाना। ठीक है, अगर आप सेफली ऑपरेट करना चाहते हो तो, राइट। तो ये ऐसे आईएस कोड गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि पाइल लोड टेस्ट के हिसाब से हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, अलाउबल लोड ऑन पाइल, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी पाइल फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट। फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।